अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से एक बात करना चाह रहा था, स्पेशली जब से हमारे पीएम साहब ने ऑनलाइन टीवी चैनल्स के ऊपर आके चंदा इकट्ठा करना शुरू किया हुआ है। तो मैं इसलिए भी नहीं कर रहा था, एक तो ये है कि हमारी वो डोमेन नहीं है, और सेकेंडली ये है कि वो ऑडियंस का रिएक्शन लोग कहते हैं कि भी हमारी खातिर कर रहे हैं, वो हमारे लिए टीवी के ऊपर आके चंदा मांग रहे हैं, तो आप जनाब उनके ऊपर इस तरह से बातें कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट तो कुछ ना बोले ना। तो हमें एक्चुअली उनकी नीयत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनके वो अप्रोच से प्रॉब्लम है कि सर आप क्या कर रहे हैं। आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, 220 मिलियन पाकिस्तानीज़ आपकी तरफ देख रहे हैं कि सर आप कुछ करें। आपके पास कोई प्लान होना चाहिए, और आप हर बार क्या करते हैं, आपने कोई डैम बनाना है, आप आगे चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। आपने कुछ भी करना है, आप चंदा इकट्ठा करने की तरफ आ जाते हैं। सर देखें, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, मैं 3 साल से IT का बिज़नेस कर रहा हूँ, हमारे और जितने भी पूरे मुल्क में जो बिजनेसमैन हैं, वो बेचारे इस टाइम मुश्किल में हैं। उनको मोटिवेशन चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको मोटिवेशन चाहिए, उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो देखें कि हमारा अपना मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वही भीख पे लगा हुआ है, तो हम बिजनेसेस कैसे करें। तो प्रॉब्लम सर ये है कि आपने, अगर सपोज़ आपने एक बात ये कर लेते हैं कि सपोज आपने डैम बनाना था, उस डैम बनाने के लिए 2013 में आप गूगल पे जाके देख लें, 2013 में जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंगली आपको जो टोटल कॉस्ट चाहिए थी वो थी $13 बिलियन। आई थिंक $14 बिलियन थी। $14 बिलियन आपको चाहिए थे, और आपने तब जाके आपका डैम बन सकता था। लेकिन अब क्योंकि 7 साल पुरानी बात है, अब हर चीज़ की ज़ाहिर है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, हर चीज़ की कॉस्ट अब बढ़ चुकी है। तो आपकी कॉस्ट अब बढ़ चुकी होगी, 20 तक पहुंच चुकी होगी, $20 बिलियन। लेकिन अभी हम 14 को मानते हैं। आपको $14 बिलियन आपको चाहिए। आपकी अप्रोच क्या थी? आपने क्या किया? आपने चंदे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहा कि $1,000 जमा करवाएं, तो जनाब पाकिस्तान से चंदे इकट्ठा, पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रह रहे थे, आपने चंदे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। आप आज जाके गूगल पे देखें टोटल डैम फंड्स कलेक्टेड, तो टोटल जो अमाउंट अभी तक जो कलेक्ट हुई है वो है $66 मिलियन। $66 मिलियन। सीरियसली आपको चाहिए कितने? $14 बिलियन। 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं? 1 बिलियन $, में 1000 मिलियन $, होते हैं। तो आपके पास कितने कलेक्ट हुए? $66 मिलियन। ऑलमोस्ट 2 साल तो इस बात को हो चुके हैं जब से वो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने इकट्ठा करना शुरू किया था। तो 2 साल में आपके इतने हुए हैं, तो आपको तो अगले 100 साल भी लग जाएंगे, तो तब भी आपका फंड इकट्ठा नहीं होगा। तो आपने क्या किया? अभी तक उसके ऊपर कोई आपकी अप्रोच नहीं है। अभी तक बस आप बैठे हुए हैं, और कल को जब आपसे पूछा जाएगा कि सर आपने डैम नहीं बनाया, तो आप ये कहेंगे कि जी मेरे पास तो, मैंने तो चंदे इकट्ठा करना शुरू किए थे, तो मुझे तो चंदे नहीं इकट्ठे हुए, तो हम कैसे करते। सर आपके पास जो $66 मिलियन हैं, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 10 अरब रुपए बनते हैं, तो आप ये करें, बजाय इसके कि आपने उसको बैंक में रखा होगा, आपको कुछ समझाने वाले, बताने वाला भी नहीं है। आपके पास इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, वो आपको ये भी नहीं बताते कि सर ये जो $10 बिलियन है, अब ये बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने देने थे उन्होंने दे दिया है। और स्पेशली वो चीफ जस्टिस की कंट्रोवर्सी के बाद अब लोग तो वैसे आपके ऊपर इत्मीनान करना ख़त्म हो गए हैं। अब तो कोई जमा करवाएगा नहीं उसमें मजीद फंड्स, तो आप क्या करेंगे? वो $66 मिलियन आप कहीं और जगह पे जाके लगाएंगे। तो अब सर ये है कि आप उससे ये करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ये हो सकता पॉसिबली कि आप उस 10 बिलियन जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, उनको आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग, आप इंडस्ट्रीज़ लगाएं। बेसिकली 1 बिलियन की, आप 1 बिलियन रुपीज़, 1 अरब रुपए की, 100 करोड़ रुपए की आप अगर एक फैक्ट्री लगाते हैं, आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें जो कि बाहर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़, हमारी लेदर की इतनी प्रोडक्ट्स, हमारा पूरा का पूरा सियालकोट सिटी वो लेदर की प्रोडक्ट्स यहाँ से बना के एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो अपने बिहाफ पे लगे हैं। उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, बल्कि गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती होगी, उनको सपोर्ट नहीं करती होगी, राइट। सो आपके पास ये है कि आप 10 कोई भी ऐसी सिटीज़ लें जो कि जहाँ पे बैकवर्ड टाइप के जो सिटीज़ हैं, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, और जहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं सिटीज़ की तरफ जॉब्स के लिए, वहाँ पे जाके आप फैक्ट्रीज लगाएं।
1 अरब रुपए की जो फैक्ट्री लगेगी, डेफिनेटली उसकी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। वो साल का आपको 4 से 5 अरब रुपया कमा के देगी। वो इतनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी उसकी होगी कि जो उसकी कॉस्ट है उससे वो 3-4 गुना ज़्यादा वो आपको एक्सपोर्ट देगी। आप कुछ भी बनाना शुरू कर दें, कोई भी चीज़ आप 10 सिटीज़ में आप लगाएं, एक तो यह है कि वहाँ पे लोकल रोज़गार, इतनी बड़ी फैक्ट्री जब लगेगी तो एटलीस्ट कोई 50-60 हज़ार लोगों को आपको रोज़गार तो मिलेगा, राइट। और वहाँ पे आपको लेबर की कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ेगी, आपको वहाँ पे हर चीज़ में आपको वहाँ पे फ़ायदा है। तो आप अगर 10 सिटीज़ में अगर आप वो फैक्ट्रीज लगाते हैं तो दैट मीन्स कि आप 10 सिटीज़ को बेसिकली एम्पावर कर रहे हैं। वहाँ की इकॉनमी कहाँ पे जाएगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिल्ड होगा, वहाँ की रोड्स, बेसिक नीड्स, वही चीज़ें पूरी कर देंगी। और वहाँ से फिर जो प्रॉफिट आएगा तो आप फिर ये बेसिकली करेंगे, वहाँ के प्रॉफिट को आप डैम फंड में जा करना शुरू कर दें, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज निकालें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट निकालें, उस फैक्ट्री को ग्रो करने की कॉस्ट निकालें, जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को आप डैम फंड में जमा करवाएं। तो साल की अगर आपकी 10 फैक्ट्री से अगर 2 बिलियन PKR भी अगर आपको रिसीव होते हैं एक एक फैक्ट्री से, तो 20 से 25 बिलियन रुपीज़ आपको साल के इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। और आप विद इन वेरी फ्यू ईयर्स एटलीस्ट यू विल बी एबल टू स्टार्ट वर्क ऑन डैम, और विद टाइम आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आई थिंक इससे अच्छी स्ट्रैटेजी आपको ये मैं 3 साल से एक छोटा सा IT का बिजनेस कर रहा हूँ। मैं अगर आपको मशवरा दे सकता हूँ, आपके पास इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे डेफिनेटली इतना आसान काम नहीं है, इसको एग्जीक्यूशन इसकी बहुत मुश्किल होगी, बट आपके पास मैन पावर है, आपके पास इतने मिनिस्टर्स हैं, आपके पास इतने सारे लोग हैं, तो वाई यू आर नॉट डूइंग दैट। अगर आप स्टिल आपको प्रॉब्लम पेश आती है, आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, वहाँ से आप स्टेक होल्डर्स लें, उनको कहें कि भाई आप अपने शेयर्स खरीदें, राइट। तो आप इवन आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, वो इन फैक्ट्रीज में आके शेयर खरीद सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो डैम बनेगा, उस डैम के अंदर आपके शेयर होल्डर्स के जब शेयर होंगे, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें आपकी कितनी ज़्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ेगी। लेकिन आपकी तो सोच है सर, आपने तो चंदे इकट्ठे करके पूरी करने हैं पैसे, तो फिर कर लें, फिर 100 से 200 साल आप लगाएं, चंदे इकट्ठे करें, और तब तक जो है वो हमारी कौम पीछे बेशक वो बिजली की किल्लत से हमारी कौम सोमालिया बन जाए, राइट। सो आप देख लें, मतलब ये तो एक डैम के फंड की बात होगी ना। आप अगर उसकी बात कर लें, हमारे IT सेक्टर की अगर आप बात कर लें, हम IT सेक्टर में $1 बिलियन से ज़्यादा इस टाइम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं बेसिकली इतने पैसे। तो वो भी हमने अपने बिहाफ पे किया, हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स हम बाहर से कर रहे हैं, हम अपने बिहाफ पे लगे हुए हैं। आपकी गवर्नमेंट की हमें कोई सपोर्ट नहीं है, किसी तरह से हमें IT सेक्टर में हमें कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इवन आप तो हमें एक पेमेंट गेटवे भी नहीं दे सके जिसके थ्रू हम बाहर से पेमेंट्स मंगवा सकें। हम तो कोई हमें ऑनलाइन E-कॉमर्स स्टोर अगर हमने खोलना हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यार कौन सा वाला पेमेंट गेटवे है जो सबसे बेस्ट है। हमें स्ट्राइप हमारे पाकिस्तान में नहीं चल रहा, हमारा पेपाल यहाँ पे नहीं चल रहा, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जिसकी वजह से हमारी E-कॉमर्स की इंडस्ट्री इतनी अच्छी ग्रो नहीं कर रही, और हमें कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर जाके भरोसा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग यूजुअली इस बिज़नेस में फिर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते कि यार कोई प्रॉपर पेमेंट गेटवे तो है नहीं है, कोई पेटीएम टाइप की चीज़ तो है नहीं, इस तरह से इंडिया में है। इंडिया में और बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, तो उस टाइप की तो कोई चीज़ है नहीं है, तो इसलिए लोग उसके ऊपर फिर कंफर्टेबल फील नहीं करते। सो लोग फिर यूजुअली ये करते हैं कि सर्विस बेस्ड बिजनेस करें और बाहर जाके प्रोजेक्ट करें, और पाकिस्तान में को प्रोजेक्ट ना करें। आपकी मार्केट इतनी गंदी हुई है। आप ये देख लें कि आपने जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, आपने उसका जो आपने यूथ लोन का जो बेसिकली आपने देना शुरू किया, बट आप ये देखें कि उसमें आपने अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं रखी कि वो जो आप लोन दे रहे हैं वो दे किसको रहे हैं। वो बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का, तो मतलब जो एक बंदे की हद तक तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, लेकिन बंदा आगे एम्प्लॉयमेंट्स नहीं क्रिएट कर पा रहा। आप 10 लाख रुपए अगर किसी को दे रहे हैं तो लोग बेसिकली उसे कर क्या रहे हैं, कोई 50% लोग तो ऊबर की गाड़ियां खरीद के उस पर वो कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट नहीं कर रहा, वो बस एक बंदे का रोजगार चला रहा है, दैट्स इट। तो आपको बेसिकली क्या करना था, आपने देखिए सर, आप अपने अगर इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरफ देखें तो वो है आपका फ्यूचर, जहाँ से आपको ज़्यादा मिल सकता है, आपको जहाँ से आपको ज़्यादा एज मिल सकता है, वहाँ से आपकी टेक जाइंट्स वहाँ से निकलेंगे। वहाँ पे भी कोई इतना अभी इनोवेशन नहीं है, वहाँ पे भी वो बेसिक ऐप्स कॉपी हो रही हैं, कोई जनाब कुछ का कॉपी करके लेके आ रहा है, कोई कुछ कॉपी करके लेके आ रहा है, और वहाँ पे भी शायद कोई 90% बिजनेसेस वहाँ पे भी जो स्टार्टअप्स हैं वो पैसे नहीं कमा रहे,
वो बेचारे वही अपने लगे हुए 6 महीने का इंक्यूबेशन का पीरियड पूरा करते हैं और वो ख़त्म हो जाती है उनकी कंपनी। वहाँ पे भी कोई बड़ी इनोवेशन नहीं है। वहाँ पे क्या चाहिए? वहाँ पे मेंटोरशिप चाहिए। आप अगर एक स्टार्टअप फाउंडर को आप 1 करोड़ रुपया भी दे दें, वो उससे भी वो बिज़नेस जनरेट नहीं कर सकेगा। रीज़न ये है कि उसके पास जब तक मेंटोरशिप नहीं होगी, जब तक उसको बिज़नेस करने का तरीका नहीं आएगा, तब तक वो बिज़नेस नहीं कर सकेगा। तो आपको ये चाहिए, स्पेशली आप अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स को ये एम्पावर करो कि वहाँ पे जो एक्चुअल बिजनेसमैन है, एक तो ये है कि वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स में शशके बहुत हैं। तो लोग वहाँ पे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बिजनेस नहीं किया होता, बस यूएसए को डिग्री करके आ चुके होते हैं, उनको अच्छी इंग्लिश बोलना आ जाती है। हमें बच्चों को इम्प्रेस करके तो वो वहाँ पे जनाब अच्छी अंग्रेज़ी बोल के वहाँ पे लग जाते हैं। रियल टाइम बिज़नेस का तो, रियल वर्ल्ड बिज़नेस का तो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, बस अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और वो जाके वो हमारे स्टार्टअप्स के फेलियर्स वहाँ से निकल रहे हैं। हर साल हज़ारों स्टार्टअप्स फेल होके इंक्यूबेशन सेंटर से। तो इसलिए हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो होने से पहले ही बैठ रहा है, ग्रो होने से पहले ही बैठ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि वही नीम हकीम खतरा जान हमने वहाँ पे बैठे हुए हैं। वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की कोई इनपुट नहीं है। आप वहाँ पे अच्छे मेंटोर्स दें, अच्छे कंपनीज़ के जो ऑनर्स हैं, जो कंपनीज एक्चुअल में जो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, उनके ऑनर्स को वहाँ पे बिठाएं, ना कि वो सस्ते गोरों को, आप अंग्रेज़ों को वहाँ पे बिठाएं। राइट, आई एम सो सॉरी, मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं खुद इस इकोसिस्टम का हिस्सा रह चुका हूँ, अभी भी हूँ। तो आई नो वेरी वेल कि वहाँ पे जो लोग हैं वो किस टाइप के हैं। वो बेसिकली एलीट क्लास के लोग हैं। वो उनका रियल वर्ल्ड बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बस अच्छा अंग्रेज़ी बोल लेते हैं और अंग्रेज़ी बोल के वो हमारे स्टार्टअप्स को बेसिकली वहाँ पे वो मेंटोरशिप दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेलियर्स नहीं कर रहे हैं वहाँ से। तो सर आपसे बेसिकली रिक्वेस्ट ये है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिज़नेस का और स्टार्टअप्स का, इसको थोड़ा सा आप सपोर्ट करें। हमारे जो लोग जो बिजनेसेस करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा एम्पावर करें, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को थोड़ा सा एम्पावर करें। बिज़नेस कम्युनिटी से मतलब वही नहीं है फिर अगेन जो ताजरान है, जो बड़े लेवल पे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को आप एम्पावर करें। यहाँ से आपका टेक जाइंट्स निकलेंगे। और स्पेशली आप देखें, आप छोटे छोटे स्टार्ट अगर आप खुद से करना शुरू करें। क्रीम वाज सोल्ड फॉर $3.1 बिलियन। उबर ने इसको एक्वायर किया। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बजाय इसके कि बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में आके अपनी ऐप्स लॉन्च करें, आप अपने अम्ब्रेला के अंडर ये चीज़ें डेवलप करवाएं। आप अपने अम्ब्रेला के अंदर ये ऐप्स डेवलप करवाएं और आप उन ऐप्स को डेवलप करवा के, आप सपोज अगर गवर्नमेंट की ऑफिशियल अगर एक ऐप लॉन्च हो जाती है जो कि टैक्सी बुकिंग उबर या क्रीम के आइडिया के ऊपर, और उसमें हमें ये पता होता है कि ये इस ऐप का जो रेवेन्यू है वो उसका 60% या 70% जो रेवेन्यू वो डैम फंड में जाएगा, तो डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे। हमें क्या प्रॉब्लम है, हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे। बजाय हम चंदे देने के, हम जो उबर करीम को जो हम पे कर रहे हैं, हम डेफिनेटली वहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, आपके ये है कि आपका एक सर्कल भी एक अच्छा चलना शुरू कर देगा, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपका फंड्स डैम फंड्स आपके करेंगे। और स्पेशली उसमें आप जब इस तरह के 10-15 जो आप देख लें सेक्टर्स जहाँ पे बाहर की कंपनीज आके कर रही हैं, बाहर की ऐप्स आके जिन्होंने राज किया हुआ है, अब उन 10-15 सेक्टर्स में जाके अपनी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ऐप्स या अपनी गवर्नमेंट के ऑफिशियल टेक कंपनीज आप लॉन्च करें और उससे आप फिर वहीं से जो रेवेन्यू आपका आ रहा है वो डैम फंड में भी जाए, वो कोरोना फंड में भी जाए, वो आपके और फंड्स में भी जाए और आपको फिर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी टीवी चैनल्स के ऊपर आके। इतनी सी सारी सी बात है सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 भीख मांगने की जगह पे आप बिजनेसेस को एम्पावर करें, आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।